हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत फासीवाद और नाजीवाद के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फासीवाद फासीवाद कौन से देश में उदय हुआ था? फासीवाद हुआ था इटली में। तो इसका अर्थ क्या है, उदय के कारण क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या है और मुसोलिनी जो फासीवाद का जनक था उसकी क्या नीति थी। अर्थ होता है फासीवाद का तानाशाही शासन, उद्दंडपार्थी कार्यकर्ता, बर्बर खुफिया पुलिस तंत्र और लोकतांत्रिक संस्था का अवमूल्यन, है ना, विरोधियों का निर्मम दमन। ठीक है। उदय के कारण क्या कहते हैं? पेरिस शांति सम्मेलन और इटली के साथ विश्वासघात, युद्धोत्तर आर्थिक दशा, राष्ट्रवादी असंतोष, साम्यवाद के प्रसार का भय और हीगेल का चिंतन। सिद्धांत कौन कौन से हैं? लोकतंत्र विरोधी, शांति विरोधी, साम्यवाद विरोधी और बुद्धिवादी या सिद्धांत विरोधी। मुसोलिनी की नीति, गृह नीति और विदेश नीति के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थ फासीवाद का अर्थ तानाशाही शासन से है, जिसके अंतर्गत उद्दंडपार्थी कार्यकर्ता, खुफिया पुलिस तंत्र, विरोधियों का निर्मम दमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन करना शामिल है। यह प्रवृत्तियाँ जहाँ विद्यमान होती है उसे फासीवाद के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इटली में फासीवाद का उदय हुआ। फासीवाद के उदय के कारण पेरिस शांति सम्मेलन और इटली के साथ विश्वासघात। प्रथम विश्व युद्ध में 1915 की लंदन की गुप्त संधि के तहत इटली को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल किया गया। इस संधि के तहत उसे फ्यूम नगर बंदरगाह, अल्बानिया का क्षेत्र और अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश देने की बात कही गई थी, किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को वादे के अनुरूप कुछ नहीं मिला, अतः वो जीत कर भी हार गया। अर्थात इटली के साथ विश्वासघात हुआ, अतः उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। मुसोलिनी ने इस राष्ट्रवाद को संतुष्ट करने की बात कर जन समर्थन हासिल किया। अब आता है हमारा सेकेंड, युद्धोत्तर आर्थिक दशा। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी से इटली पर आर्थिक बोझ बढ़ा, राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हुई, अतः जनता पर कर बोझ बढ़ा। दूसरी तरफ कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी आई, अतः वस्तुओं की कमी एवं मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न हुई। इससे जन कठिनाइयाँ बढ़ी। इसी क्रम में जगह जगह प्रदर्शन एवं हड़तालें होने लगी। फलतः इटली में एक के बाद एक कई सरकारों का पतन हुआ। वस्तुतः लोकतांत्रिक सरकार जन कठिनाइयों को दूर करने में सफल नहीं रही, अतः इटली की लोकतांत्रिक सरकार से लोगों का विश्वास उठने लगा। इस तरह आर्थिक कमजोरी ने वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे को अंतिम धक्का दिया और मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही शासन की स्थापना हुई। इसी क्रम में यह कहा गया है कि उसने युद्ध में तो विजय प्राप्त की, किंतु शांति को खो दिया। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजय तो हुआ, किंतु युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयाँ और राष्ट्रवादी असंतोष के कारण जगह जगह जनविद्रोह होने लगे। इसी क्रम में मुसोलिनी ने शासन स्थापित कर विस्तारवाद पर बल दिया। फलतः द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। थर्ड आता है हमारा राष्ट्रवादी असंतोष। एकीकरण के पश्चात इटली ने साम्राज्यवादी विस्तार पर बल दिया। इसी क्रम में अफ्रीकी देश इथोपिया, जिसे अबिसिनिया भी कहते हैं, पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो सफल नहीं हुआ, अतः उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। इसी क्रम में वो नवीन प्रदेशों की प्राप्ति के लिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ, किंतु वहाँ भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, अतः राष्ट्रवादियों में असंतोष पैदा हुआ, जिसका लाभ मुसोलिनी ने उठाया। साम्यवाद के प्रसार का भय क्या था? इटली की आर्थिक कमजोरी और कठिनाइयों के कारण जनता असंतुष्ट थी और वह साम्यवादी सिद्धांतों के प्रति आकर्षित होने लगी। वस्तुतः रूसी सर्वाधिक क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर इटली में भी साम्यवादी दल बने, जिन्होंने निजी संपत्ति की अवधारणा को समाप्त कर उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की बात की। फलतः पूंजीपतियों, भूस्वामियों, जमींदारों में साम्यवादी शासन की स्थापना और अपनी संपत्ति की समाप्ति का भय हुआ, अतः उन्होंने मुसोलिनी का समर्थन किया, जो साम्यवाद विरोधी था। दूसरी तरफ मुसोलिनी ने इटली की जनता को रूसी साम्यवादी निर्देशन और नियंत्रण का भय दिखलाकर जन समर्थन हासिल किया। हीगेल का चिंतन क्या था? हीगेल ने कहा कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य के ऊपर कोई नहीं, राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई टकरार नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य कभी गलत नहीं होता। इस राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रसारित कर मुसोलिनी ने इटली को यूरोप के एक प्रतिष्ठित राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कर जन समर्थन हासिल किया। फासीवादी सिद्धांत।
जिसके अभिलक्षण या विशेषताएं क्या क्या थी? फांसीवादी सिद्धांत विरोधी था, वो किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था। फिर भी मुसोलिनी ने जगह जगह जो बातें की और नीतियां बनाई उन्हें फांसीवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। लोकतंत्र विरोधी, फांसीवादी लोकतंत्र का विरोध करता है। ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानता है, जिसमें सक्षम और धनी आगे बढ़ते जाते हैं जबकि निर्धर पिछड़ जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र का अंत कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसमें परस्पर सहयोग से सबका विकास हो, और ये तब ही संभव जब एक दल और एक नेता का शासन हो और लोग उसका आंख मूंद कर पालन करें। दूसरा है शांति विरोधी। फांसीवादी शांति का विरोध करता है। इसके अनुसार शांति ना तो स्थायी है ना ही उपयोगी। शांति एक जलाशय में ठहरे हुए पानी के समान है। इस तरह शांति युद्ध विराम है, जबकि युद्ध मानव में रचनात्मक ऊर्जा पैदा करता है और लोगों को गतिशील बनाता है। उन्नति का अर्थ आगे बढ़ना है और दूसरों को अपने पैरों तले कुचलना है। इस तरह फांसीवाद युद्ध और विस्तारवाद का समर्थक था। साम्यवाद विरोधी था। फांसीवाद साम्यवाद का विरोध करते हुए कहता था कि इतिहास का निर्माण भौतिक तत्वों से नहीं बल्कि राजनीतिक तत्वों अर्थात नेतृत्वकर्ता से होता है। साम्यवाद व्यक्ति की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करता है जो पर्याप्त नहीं। इसी तरह साम्यवाद वर्ग संघर्ष पर बल देता है जबकि फांसीवाद आपसी सहयोग पर बल देता है। बुद्धिवाद विरोधी था। फांसीवाद तर्क और बुद्धि का विरोध करता था। इसके अनुसार राज्य जो कहे वही सही है। राज्य के ऊपर कोई नहीं, जनता को आंख मूंदकर नेता की बात को मानना चाहिए। ये फांसीवाद का मानना था। मुसोलिनी की नीति क्या थी? ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी गृह नीति के तहत फांसीवादी राज्य व्यवस्था अपनाई थी, जिसके तहत सिंडिकेट प्रणाली अपनाई थी, जिसे निगमित राज्य व्यवस्था भी कहते थे। इसमें एक फासिस्ट महापरिषद होती थी जिसका प्रमुख मुसोलिनी होता था और फासिस्ट मंत्री होते थे। ठीक है, इसमें 6 तरह के संस्थाएं रहती थी, जिसमें पूंजीपति, कृषक, मजदूर और अन्य लोग, इसमें अन्य भी भागीदार होते थे उस तरह से। ठीक है, तो पूरा इस तरह से श्रम संघ भी होते थे इसमें। ठीक है, 800 नाम महापरिषद के पास भेजते थे और इसका चयन कौन करता था? अंतिम रूप से 400 लोगों की सूची मुसोलिनी तैयार करेगा और इस सूची को मतदान हेतु जनता के समक्ष रखा जाएगा, जिस पर जनता पक्ष या विपक्ष में मत देगी। मतलब ये कहना था फांसीवाद में, फांसीवाद अपने ही लोगों की एक लिस्ट बनाएगी जिसमें से 800 लोगों की लिस्ट बनाएगी। ठीक है, 800 में से 400 लोगों का सिलेक्शन मुसोलिनी की 400 लोगों की सूची मुसोलिनी तैयार करेगा और इस 400 में से ये 400 कौन से दल के होंगे? ये 400 फांसीवाद के होंगे। इनमें से लोगों को बताना होगा आप इसमें से किन किन लोगों को चुनना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनके ही लोगों में से उनको ही लोगों को चुनना है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र विरोधी कहलाता था। अब फांसीवादी राज व्यवस्था क्या कहलाती है? मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त 1922 में कर ली थी। सत्ता प्राप्त करते ही एक कानून बनाया जिसके तहत कहा गया है कि जिस दल को सर्वाधिक मत मिलेगा उसके 2/3 सदस्य निर्वाचित मान लिए जाएंगे और सेना का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख होगा। राज्य के कर्मचारियों को फांसीवादी सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य है। 1926 में मुसोलिनी ने एक नया कानून बनाया जिसके तहत फांसीवाद के विरोधियों को अंत करना शामिल था। छात्रों, अध्यापकों और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया कि वो सरकार विरोधी कार्यक्रम में ना तो शामिल हो ना ही ऐसा कोई लेख लिखे। इसी क्रम में उसने ओवेरा नामक गुप्त पुलिस दल का निर्माण कर विरोधियों का निर्मम दमन किया। मुसोलिनी ने 1928 में कानून बनाया जिसके तहत कहा गया कि फासिस्ट महापरिषद द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित 400 व्यक्तियों के नाम निर्वाचन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जनता को इस सूची के पक्ष और विपक्ष में मत देना होगा। इस तरह ये लोकतंत्र पर अंतिम प्रहार था। फांसीवादी राज व्यवस्था को मुसोलिनी ने आर्थिक व्यवस्था से जोड़ दिया और इसे निगमित राज व्यवस्था या सिंडिकेट व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से मुसोलिनी ने पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच सहयोग स्थापित कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की। इस व्यवस्था के तहत मुसोलिनी ने 13 सिंडिकेट, जिसे श्रम संघ कहते थे, स्थापित किया, जिसमें 6 पूंजीपतियों के, 6 कृषक एवं मजदूरों के व 1 अन्य का था। इसका प्रमुख फांसी दल का प्रमुख होता था। ये सिंडिकेट 800 लोगों की सूची बनाते थे। इनमें से 400 व्यक्तियों का नाम अंतिम रूप से फांसी दल का प्रमुख तय करता था और इस सूची को मतदान के लिए संसद के समक्ष रखा जाता था। इस तरह ये संसद में केवल फांसी दल के सदस्य मौजूद रहे और मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। ये सिंडिकेट व्यवस्था यूरोप के राजनीतिक और व्यावसायिक समूह की भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
इसके कार्य क्या क्या थे? मजदूरी की दर तय करना, कार्य के घंटे निर्धारित करना, श्रमिकों के लिए पर्यटन, मनोरंजन, बीमा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सुनिश्चित कराना, हड़ताल पर पाबंदी लगाना। इस सिंडिकेट व्यवस्था के माध्यम से मुसोलिनी ने इटली के विकास का प्रयास किया। उसने वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया, कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया, सड़कों और आधारभूत संरचना के निर्माण को प्रोत्साहित किया, मशीनीकरण पर बल दिया। फलतः कृषि और औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर बढ़े। इस दृष्टि से सिंडिकेट व्यवस्था आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुई। अतः मुसोलिनी को अपनी विस्तारवादी विदेश नीति लागू करने में सहायता मिली। अब मुसोलिनी की विदेश नीति क्या थी? मुसोलिनी ने कहा कि इटली साधन संपन्न नहीं है, अतः जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इटली का विस्तार जरूरी है। इसी क्रम में उसने अपनी विदेश नीति को उग्र रूप दिया और एक सक्षम सेना के निर्माण के लिए अपनी गृह नीति के तहत फासीवादी राजव्यवस्था लागू किया। मुसोलिनी ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र एवं अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में इटली को सम्मानित स्थान दिलाना अपना लक्ष्य बनाया। इसी क्रम में उसने फ्यूम नगर बंदरगाह और अल्बानिया क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया और अफ्रीकी देश इथोपिया पर हमला कर उसे अपने अधीन कर लिया। राष्ट्र संघ से त्यागपत्र देकर रोम बर्लिन धुरी, जो 1936 में हुई थी, रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया। तो ये पूरा फासीवाद के बारे में मैंने बताया। ये नोट्स में आप इनको, ये ब्रीफ मैंने नोट्स बनाए थे, तो ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम आएंगे नाजीवाद। नाजीवाद काफ़ी महत्वपूर्ण कहलाता है क्योंकि यहाँ पे कौन आ जाता है? हिटलर आ जाता है। ठीक है, तो इसके उदय के कारण जानेंगे, वाइमन गणतंत्र क्यों असफल रहा उसके बारे में जानेंगे, इसके सिद्धांत क्या थे और हिटलर की विदेश नीति क्या थी। तो उदय के कारण सिंपल से हैं, जो अपन पहले पढ़ते आ रहे हैं पुराने वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो क्या उदय के कारण हो सकते हैं, आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला है पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि, आर्थिक मंदी, जो मैं अभी इसमें आगे पढ़ाऊँगा, आर्थिक मंदी, साम्यवाद के प्रसार का भय, यहूदी विरोधी नीति, वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष। नाजी दल को नाजी दल के नाम से जाना जाता है। अब पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की और एक बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर आरोपित की। उसकी सैनिक शक्ति को सीमित कर दिया गया, उसके क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया, जैसे डांजिंग नगर पर पोलैंड का नियंत्रण स्थापित हुआ। इस तरह जर्मनी के साथ बदले की भावना से कार्यवाही की गई, अतः जर्मन जनता का अपमान हुआ और उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। ऐसे में जर्मन जनता के सम्मान की पुनः स्थापना करने की बात पर हिटलर ने समर्थन हासिल किया। यहाँ प्रश्न उठता है कि वर्साई की संधि और उसके प्रावधान ही हिटलर की तानाशाही के उदय के कारण थे, तो उसका शासन वर्साई संधि के कुछ वर्षों के भीतर ही स्थापित हो जाना चाहिए था। किंतु 1933 में हिटलर के तानाशाही शासन की स्थापना हुई। दरअसल संधि के इतने वर्षों के बाद हिटलर के शासन की स्थापना का कारण यह था कि तत्कालीन जर्मन प्रजातांत्रिक शासन अर्थात वाइमर गणतंत्र सुधारों के माध्यम से वर्साई संधि की कठोरता को कम करने का प्रयास कर रहा था। मतलब वहाँ पे वाइमर गणतंत्र कुछ कार्य कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाया। फिर आगे जाके हिटलर अपने नियंत्रण में पूरा कार्य लेगा। लोकार्नो संधि, जो ये भी मैं अभी पढ़ाऊँगा। लोकार्नो संधि 1925 के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है, जिसके तहत जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। इन प्रयासों के बावजूद भी जर्मनी की सरकार जर्मन राष्ट्रवाद को संतुष्ट करने में असफल रही। इतना ही नहीं, 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने जर्मन अर्थव्यवस्था और शासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। फलतः असंतोष में वृद्धि हुई, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हिटलर लगातार वर्साई संधि के अपमानजनक प्रावधानों को जर्मन जनता के समक्ष उठाता रहा और उनके असंतोष को उग्र करता रहा। फलतः एक तरफ प्रजातांत्रिक शासन से लोगों का विश्वास कम होता रहा, तो दूसरी तरफ हिटलर के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। इसी दृष्टि से वर्साई की संधि और उसके अपमानजनक प्रावधानों ने जर्मनी में नाजीवाद के उद्भव का आधार तैयार किया। और आर्थिक मंदी भी देखेंगे, आर्थिक मंदी भी प्रमुख कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक तरफ जर्मनी से उसके समृद्ध क्षेत्र
ले लिए गए तो दूसरी तरफ उस पर युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम भी आरोपित की गई। अब मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या क्षेत्र छीन लिए गए और किस तरह से युद्ध क्षतिपूर्ति लगाई गई, ये सब आपको पता है, पुराने वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। इसको अगर मैं अलग से भी बताऊँगा तो आपका भी समय होगा, मेरा भी समय जाएगा, क्योंकि इसमें अलग से बताने के लिए डिटेल में क्या ही बताऊँगा कि उनके युद्ध क्षतिपूर्ति में कितने दिए, क्या मैंडेट व्यवस्था अपनाई, किस तरह से पूरा। तो आप प्रथम विश्व युद्ध वाला देख लीजिए वीडियो, उसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम फलता अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, जहाँ उत्पादन में कमी, वस्तुओं और बेरोजगारी में वृद्धि जैसी समस्याएं मौजूद थी। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने और भी गंभीर बना दिया। जर्मनी में मौजूद प्रजातांत्रिक सरकार इनका समाधान करने में असफल रही। हिटलर ने इस आर्थिक कमजोरी को दूर करने की बात कर जन समर्थन हासिल किया। अब साम्यवाद के प्रचार का वे हिटलर ने जर्मनी में साम्यवादी शासन की स्थापना का भेद दिखलाकर जर्मन पूंजीपतियों और राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त किया। वस्तुतः रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर जर्मनी में भी साम्यवादी दल बने, जिन्होंने निजी संपत्ति की अवधारणा को समाप्त करने एवं उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की बात की। इससे पूंजीपति एवं संपत्तिशाली वर्ग में भय फैला। हिटलर ने साम्यवाद का विरोध कर इसका समर्थन प्राप्त किया, तो दूसरी तरफ साम्यवाद से रूसी निर्देशन का भेद दिखलाकर जर्मन राष्ट्रवाद की जनता को अपने पक्ष में किया। अब यहूदियों का विरोध। हिटलर ने यहूदी विरोध से जर्मन जनता का समर्थन हासिल किया। वस्तुतः जर्मनी में यहूदी सीमित थे, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वे औद्योगिक, व्यापारिक और बैंकिंग क्षेत्रों में प्रभावशाली थे। इस तरह जर्मनी का संपन्न वर्ग था, अतः जनसाधारण इन्हें शोषक मानकर इनसे घृणा करता था। हिटलर ने जर्मनी के पराजय का कारण इनके भ्रष्टाचार को बताया और कहा कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी और सैनिकों को निम्न गुणवत्ता की सामग्री प्रदान की। फलतः जर्मनी पराजित हुआ। इस तरह यहूदियों के विश्वासघात से जर्मनी का अपमान हुआ। इसी क्रम में हिटलर ने यहूदियों का दमन करने और उन्हें जर्मनी से बाहर निकालने की बात करके जनसमर्थन हासिल किया। अब वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष क्या था? जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई और इस वाइमर गणतंत्र ने वर्साई के जो अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किया था, अतः आरंभ से ही जर्मन जनता ने इसे अपमान के प्रतीक के रूप में देखा। तो दूसरी तरफ आर्थिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में यह विफल रहा। इसी क्रम में हिटलर ने वाइमर गणतंत्र के प्रति घृणा का भाव प्रचारित कर जन समर्थन हासिल किया। अब वाइमर गणतंत्र की हम पृष्ठभूमि देखेंगे क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो साथ ही सैनिक पराजय भी हो रही थी। अतः एक तरफ सैनिक पराजय के अपमान, तो दूसरी तरफ वस्तुओं की कमी और मूल्य वृद्धि से बढ़ती कठिनाइयों के कारण विद्रोह होने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में जर्मन सम्राट विलियम केसर ने त्यागपत्र दे दिया और जर्मनी से राजतंत्र का अंत हुआ। अतः फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में एक गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसका चांसलर सीडमेंट था। इस सरकार ने युद्धविराम संधि पर हस्ताक्षर किया और 1919 में एक संविधान सभा के गठन की घोषणा की, जिसकी बैठक वाइमर नामक स्थान पर हुई थी। अतः यह निर्मित संविधान को वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? जर्मनी में 18 राज्यों का संघ बना और एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई, अर्थात राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वासित होगा। जर्मन जनता को संप्रभु मानते हुए 20 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मताधिकार दिया गया तथा बहुदलीय चुनाव प्रणाली अपनाई गई। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति था, जो सेना का प्रमुख था, तथा राष्ट्रपति को विवेकाधीन आपातकालीन शक्तियां प्राप्त थी। राष्ट्रपति अपने कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब इस वाइमर गणतंत्र की सीमाएं क्या क्या थी? संविधान में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को असीमित अधिकार देती है और इसी अधिकार का दुरुपयोग कर हिटलर ने तानाशाही शासन स्थापित किया। बहुदलीय चुनाव प्रणाली ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। वस्तुतः गठबंधन की सरकारों से अस्थिरता पैदा हुई। 1919 से 1932 तक 18 सरकारें आई और गई, अतः कोई भी सरकार सुधारों के दीर्घकालिक प्रयासों को पूरा न कर सकी। इससे जन कठिनाइयाँ बढ़ी और जर्मन जनता का वाइमर गणतंत्र के प्रति विश्वास कम होने लगा, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। अब वर्साई के
अपमानजनक संधि पर वाइमर गणतंत्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। अतः आरंभ से जर्मन जनता वाइमर गणतंत्र को अपमान के प्रतीक के रूप में देख रही थी। अब नाजीवाद के जो सिद्धांत थे, अभी मैंने जो फासीवाद के सिद्धांत थे वही हैं। जैसे कौन कौन से? लोकतंत्र विरोधी, शांति विरोधी, साम्यवाद विरोधी, बुद्धि और तर्क विरोधी। अब कुछ अलग है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अखिल जर्मन साम्राज्य के निर्माण का सिद्धांत, शुद्ध आर्य नस्ल या प्रजातंत्रीय शुद्धता का सिद्धांत, रक्त और मिट्टी का सिद्धांत। तो ये तीन हम अभी पढ़ लेते हैं। तो पहला है अखिल जर्मन साम्राज्य के निर्माण का सिद्धांत। हिटलर ने कहा कि जर्मनी की सीमाएं संयोग का फल या किस्मत का फल जिन्हें मानव ने बनाया है और इसे मानव ही परिवर्तित करेगा। जर्मनी के खोए हुए प्रदेशों की प्राप्ति स्वतंत्रता आंदोलन है, इसलिए जर्मनी अपने खोए हुए क्षेत्रों की प्राप्ति अवश्य करेगा। हिटलर ने कहा कि बढ़ती हुई जर्मन आबादी के बसाव के लिए विस्तार आवश्यक है, अतः जहां कहीं जर्मन भाषाभाषी रह रहे हैं उन सभी को मिलकर एक अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया जाएगा। इस तरह उसने विस्तारवाद की घोषणा की। शुद्ध आर्य नस्ल या प्रजातीय शुद्धता का सिद्धांत क्या था? हिटलर ने कहा कि जर्मन जनता श्रेष्ठ नस्ल है और ये शुद्ध आर्य नस्ल है, अतः मानव संस्कृति की प्रगति का आधार आर्यों ने तैयार किया, अतः इसे अन्य प्रजातियों पर शासन करने का अधिकार है। इस तरह हिटलर ने आर्यों को शासक जाति का बताया। इसी क्रम में हिटलर ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित करने की बात की और यहूदियों को अनार्य बताते हुए उनका दमन करने की बात कही। रक्त और मिट्टी का सिद्धांत क्या था? हिटलर ने किसानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए रक्त और मिट्टी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने कहा कि किसान जर्मन प्रजाति के महान प्रतिनिधि है। वस्तुतः उन्हें महत्व देने के पीछे उसका उद्देश्य सैन्यवाद को बढ़ावा देना था, क्योंकि कृषक समाज में जन्मदर ऊंची थी, अतः इस वर्ग से सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी और इस माध्यम से हिटलर ने एक विशाल सेना का गठन किया। अब हिटलर की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे हम जानेंगे। अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना, वर्साई की संधि के प्रावधानों को तोड़ना, साम्यवाद के प्रचार के भय को रोकना। और इसके लिए उसने क्या क्या गतिविधि अपनाई? हिटलर ने राष्ट्रसंघ और निशस्त्रीकरण सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया और राइन भूमि का सैन्यीकरण किया। जर्मनी ने अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की और ब्रिटेन से सैनिक समझौता किया। 1936 में इटली से समझौता कर रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया और इसमें अगले वर्ष जापान भी शामिल हुआ। इस तरह रोम, बर्लिन, टोक्यो साम्यवाद विरोधी संगठन निर्मित हुआ। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के समृद्ध क्षेत्र सुडेटनलैंड की मांग की, जिसे 1938 के म्यूनिख समझौते के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वीकार कर लिया। अतः हिटलर का मनोबल बढ़ा और उसने संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर नियंत्रण किया। इसी क्रम में ऑस्ट्रिया पर हमला कर उस पर नियंत्रण किया। 1929 में हिटलर ने रूस के साथ अनाक्रमण संधि की और फिर डांजिग नगर पर नियंत्रण के लिए पोलैंड पर हमला किया, जिसका ब्रिटेन और फ्रांस ने विरोध किया। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस तरह हिटलर की विदेश नीति के तहत उठाए गए कदमों ने विश्व युद्ध का आधार तैयार किया। हिटलर विश्व युद्ध की परिकल्पना नहीं करता था, क्योंकि उसके द्वारा किए गए क्षेत्रीय विस्तार पर पश्चिमी शक्तियों ने कोई कठोर प्रक्रिया व्यक्त नहीं की थी, बल्कि म्यूनिख समझौतों के तहत उसे सुडेटनलैंड भी दे दिया गया था। अतः हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर उससे सीमित युद्ध लड़कर डांजिग नगर पर नियंत्रण करना चाहा, किंतु इस प्रयास में ब्रिटेन और फ्रांस से संघर्षों में उलझ गया। अतः द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फासीवाद और नाजीवाद में एकता के बिंदु आकर्षक है ही, असमानता के बिंदु भी कम आकर्षक नहीं है। मतलब फासीवाद और नाजीवाद की समानता और असमानता इसमें बताने को कहा गया है। तो इसका हम परिचय भूमिका क्या बनाएंगे? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित जर्मनी के साथ वर्साई की अपमानजनक संधि की गई, तो विजयी इटली को वादे के अनुरूप कुछ नहीं मिला। अतः इटली और जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ। इसी क्रम में मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में फासीवादी तानाशाही शासन और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवादी शासन की स्थापना हुई। अतः इन तानाशाही शासन के सिद्धांतों में समानता स्वाभाविक थी। समानता के तत्व कौन कौन से थे? लोकतंत्र विरोधी, शांति विरोधी, साम्यवाद विरोधी या बुद्धिवाद विरोधी। ठीक है, ये अपने को मैं पहले बता चुका है, इसको भी आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, असमानता के तत्व में क्या क्या देखेंगे जो उसके अलग थे। जैसे नाजीवाद ने अपने कुछ विशेष सिद्धांत थे, जैसे अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण, शुद्ध आर्य नस्ल, रक्त और मिट्टी का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
फासीवाद और नाजीवाद दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम छोटा सा एक टॉपिक है लोकार्नो संधि जो 1925 में हुई, इसे जानेंगे। लोकार्नो स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जहां यूरोपीय शांति के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे पूंजीवादी देश शामिल थे, किंतु इसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। सम्मेलन में की गई संधि के तहत जर्मनी ने वर्साई संधि द्वारा किए गए क्षेत्रीय परिवर्तनों को मान्यता दे दी। इसी में उसने एल्सास लॉरेन क्षेत्र पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता दी। जर्मनी से पश्चिमी सीमा को पालन करने की गारंटी ली गई। अब इसके सकारात्मक पहलू क्या देख सकते हैं हम। लोकार्नो संधि द्वारा फ्रांस और जर्मनी के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति की दिशा में प्रयास हुआ। वस्तुतः 1919 के बाद के वर्षों में फ्रांस की सर्वाधिक चिंता जर्मनी से लगी अपनी सीमाओं को लेकर सुरक्षा को लेकर थी, अतः उसने जर्मनी के साथ समझौता किया। जर्मनी द्वारा एल्सास लॉरेन क्षेत्र पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता प्रदान करने से फ्रांस जर्मनी में लगी अपनी सीमाओं के प्रति निश्चिंत हो गया। जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया, अतः उसका अलगाव समाप्त हुआ। फलतः वो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बना। वर्साई संधि की इस तरह ये कोई वर्साई संधि की तरह ये कोई आरोपित संधि नहीं थी। वस्तुतः जर्मन प्रतिनिधियों की सहमति से संधि के प्रावधान बनाए गए थे, इसलिए जर्मनी का सम्मान स्थापित हुआ। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, नकारात्मक पहलू। इस संधि के तहत जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा का पालन करने की स्वीकृति दर्शाई, किंतु उससे पूर्वी सीमा का पालन करने की स्वीकृति नहीं मिली। इस तरह ये संधि जर्मनी को पूर्वी सीमा के प्रति विस्तार करने का बढ़ावा दे रही थी, जो वर्साई संधि की भावना का उल्लंघन था। लोकार्नो संधि के तहत जर्मनी की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उसके द्वारा की गई डांजिंग नगर की मांग को नहीं माना गया, अतः जर्मनी असंतुष्ट रहा और आगे चलकर इस क्षेत्र की प्राप्ति के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। लोकार्नो संधि को रूस ने साम्यवाद विरोधी माना, क्योंकि एक तरफ तो उसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ जर्मनी से उसकी पूर्वी सीमा की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई। वस्तुतः पश्चिमी पूंजीवादी शक्तियों ने जर्मनी से उसके पश्चिमी सीमाओं के पालन करने की गारंटी ली थी, जबकि वैसी ही स्वीकृति उसकी पूर्वी सीमा के प्रति नहीं ली गई। अतः रूस ने इसे अपनी तरफ से सैन्य अभियान को प्रेरित करने वाले कदम के रूप में देखा। लोकार्नो संधि के प्रावधानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड और फ्रांस अपनी स्वार्थ पूर्ति पर बल दे रहे हैं। वस्तुतः फ्रांस को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए वो जर्मनी से ऐसी संधि कर रहा था। इस तरह पश्चिमी शक्तियाँ यूरोप की शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं थी। यही कारण है कि वर्साई संधि के प्रावधानों को तोड़ने में हिटलर का साहस और बढ़ गया और उसने सैन्यवाद और विस्तारवाद पर बल दिया। अब इसका निष्कर्ष क्या देख सकते हैं। इस तरह लोकार्नो संधि शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक उपाय खोजने में असफल रही। जर्मनी असंतुष्ट ही रहा, अतः हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी शासन की स्थापना हुई, जिससे राष्ट्रों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। फलतः द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तय हुआ। अब एक यहाँ पे यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है, इसको मैंने रील्स के माध्यम से कल ही शेयर किया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो क्या प्रश्न है, लोकार्नो संधि विश्व शांति और सुरक्षा की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुई, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये आप आंसर खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा आपको बताना है, इसके सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष जो भी थे। अब हम आते हैं वैश्विक आर्थिक मंदी, ये क्या थी और कब हुई और क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या हुए, है ना। दूर करने के लिए रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसी लाए थे, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले कारण जानेंगे। कारण में पहले क्या, व्यापार चक्र का परिणाम। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मंदी को व्यापार चक्र का एक स्वाभाविक परिणाम माना। इसके अनुसार एक निश्चित समयावधि में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव आता है। मांग में कमी से आर्थिक गतिविधियां बाधित होती है। 1929 की मंदी भी इसी व्यापारिक चक्र का परिणाम थी। विश्व युद्ध से उत्पन्न स्थितियां, युद्ध के समय जब सैन्य आवश्यकताओं के कारण मांग बढ़ती है तो उससे संबंधित उद्योग धंधों का विस्तार होता है, किंतु युद्ध समाप्ति के पश्चात ये स्थिति नहीं रहती और मांग में कमी आती है। ऐसे में मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे अमेरिका गृह युद्ध हो या फ्रांस प्रसा युद्ध रहा हो। युद्ध के पश्चात आर्थिक मंदी देखी गई है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में विश्व उलझा हुआ था, अतः मंदी भी वैश्विक रही। युद्ध काल में जब श्रम की कमी हुई तो इसकी पूर्ति के क्रम में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनीकरण का अत्यधिक प्रयोग बढ़ा, किंतु युद्ध के बाद जब श्रम की आपूर्ति बढ़ी तो रोजगार के अवसर
अवसर नहीं थे और लोगों में बेरोजगारी बढ़ी और क्रय शक्ति में कमी आई। इस तरह आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई और मंदी की स्थितियां उत्पन्न हुई। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या था, इससे भी हुआ है। विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने आर्थिक राष्ट्रीयता की नीति अपनाई। वस्तुतः यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए अपने उत्पादन का अधिक से अधिक निर्यात करना चाहा, तो दूसरी तरफ आर्थिक संरक्षण की नीति पर चलते हुए राष्ट्रों ने अपने आयातों पर प्रतिबंध लगाया। इसी क्रम में सीमा शुल्क की राशि में वृद्धि की गई। इससे आयात सीमित हुआ। फलतः विश्व व्यापार असंतुलित हुआ। इसका परिणाम आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। न्यूयॉर्क शेयर बाजार में गिरावट भी हुई थी उस समय। अमेरिका, ये भी एक कारण है। अमेरिका में शेयर बाजार में निवेश कर लाभ कमाने की प्रवृत्ति बड़ी थी। अतः अमेरिकी पूंजीपति यूरोप के पुनर्निर्माण में ऋण देने के बजाय अपने ही देश में धन लगाने लगे। अतः अमेरिकी ऋणों पर निर्भर यूरोप संकट से गिर गया। इसी समय अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और बड़ी संख्या में पूंजीपति दिवालिया हो गए। इस कारण अमेरिकी धन पर निर्भर यूरोप के बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं संकट में पड़ गए। बैंक बंद होने लगे। इससे भय और अविश्वास बढ़ा। अतः लोग अपनी जमा पूंजी भी बैंक से निकालने लगे। फलतः आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई और इन सबका सम्मिलित परिणाम आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। अब आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए, तो राष्ट्रपति हुबर की भी योजना थी। क्या योजना थी? अमेरिकी राष्ट्रपति हुबर ने 1931 में आर्थिक संकट के समाधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को 1 वर्ष के लिए रोकने की बात कही गई, किंतु यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। लंदन बैठक में क्या हुआ? आर्थिक संकट पर विचार करने के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 60 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्यों द्वारा अपनाई जा रही संरक्षणवादी नीति या आयात पर जो प्रतिबंध लगाने वाली नीति है, इसको समाप्त कर आपसी सहयोग पर बल दिया गया, जिससे कि विश्व व्यापार में वृद्धि हो सके। किंतु सम्मेलन किसी सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंचा और यह प्रयास भी असफल हुआ। अब आता है राष्ट्रपति रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम। अमेरिका के नए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आर्थिक मंदी दूर करने के लिए 1933 में एक विशेष कार्यक्रम लागू किया। रूजवेल्ट ने कहा कि हमारे भीतर भय की ऐसी भावना है कि जो हमें भयभीत कर रही है। इस भय को दूर करने के लिए मैं देश को एक नया व्यवहार, जिसे न्यू डील कहता है, एक नया व्यवहार दूंगा। इसी क्रम में रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस का आपात अधिवेशन बुलाया, जो 100 दिन तक चला। इसके तहत अनेक आर्थिक सामाजिक अधिनियम पारित किए गए। इन्हें सम्मिलित रूप से न्यू डील कहा गया। न्यू डील की नीतियाँ क्या क्या थी? औद्योगिक नीति थी। सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र को संकट से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम बनाया गया, जिसका उद्देश्य राज्य द्वारा उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करना था। साथ ही मजदूरी में वृद्धि करना और काम के घंटों में कमी करना इसका उद्देश्य था। इसके तहत एक ऐसी प्रशासनिक संरचना का निर्माण हुआ जिसमें पूंजीपति और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने और जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों से 1 वर्ष के भीतर ही रोजगार में 37% की वृद्धि हुई, तो साथ ही मजदूरी में 25% की वृद्धि हुई। कृषि नीति क्या थी? कृषि संबंधी नीति के तहत 1933 में कृषि समायोजन कानून बनाया गया। इसके तहत किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया तथा उन्हें कपास, गेहूं और तंबाकू के उत्पादन पर विशेष छूट दी गई। इन प्रयासों से 2 वर्ष के भीतर ही किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि हुई। सामाजिक नीति क्या कहलाती है? अमेरिकी संघ ने एक सामाजिक पुनरुत्थान अधिनियम पारित किया, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर राज्यों को प्रत्यक्ष अनुदान देने की घोषणा की गई, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन और असहायों की सहायता के लिए लिया गया। बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नया कानून बनाया गया। इसके द्वारा बेरोजगारों को राज्य द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में नियोजित करने की व्यवस्था की गई। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र आवास प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य आवास के लिए ऋण प्रदान करना था। इससे विभिन्न निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिला। इसी तरह टेनेसी घाटी परियोजना शुरू की गई, जिसके तहत नदी घाटी क्षेत्रों का विकास कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन पर बल दिया गया। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लोगों में समृद्धि आई और रोजगार के अवसर बढ़े। अब इस न्यू डील की समीक्षा क्या की जा सकती है? न्यू डील के अंतर्गत अपनाई गई नीतियों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग आदि में राहत
राहत महसूस की गई। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, फलतः भय और निराशा का वातावरण समाप्त हुआ। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकट से बाहर निकल सकी। रूजवेल्ट का यह कार्यक्रम इस रूप में भी नया व्यवहार था कि इसके तहत पहली बार किसी पूंजीवादी सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को इतना अधिक नियंत्रित किया था। वस्तुतः न्यू डील सरकारी नियंत्रण का एक रूप था। ये सरकारी नियंत्रण पूंजीवाद को संकट से बाहर निकालने के लिए किया गया था। ठीक है, इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि रूजवेल्ट का न्यू डील कार्यक्रम हस्तक्षेप की नीति के पतन को प्रदर्शित करता है। पूंजीवादों हस्तक्षेप की नीति का पतन करता है, पूंजीवाद की समाप्ति को नहीं। ठीक है, वस्तुतः अमेरिकी सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, किंतु दूसरी तरफ निजी संपत्ति की अवधारणा बनी रही। उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ। इस दृष्टि से यह पूंजीवाद की समाप्ति नहीं हुई। न्यू डील हस्तक्षेप की नीति के पतन को प्रदर्शित करता है, पूंजीवाद की समाप्ति को नहीं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर मैं कल डाल चुका हूँ, रील्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको आंसर लिखना है। इसमें जो लेनिन ने अपनी चलाई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब आर्थिक मंदी के परिणाम क्या क्या हुआ ये हम जानेंगे। तानाशाही शासन का विकास हुआ। वैश्विक आर्थिक मंदी ने अधिनायकवाद या तानाशाही शासन का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः मंदी के कारण जब व्यापार स्तर पर बेरोजगारी फैली तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर या बेहाल जनता उग्र नीति और कार्यक्रमों की समर्थक होने लगी। उन्हें हिटलर जैसे तानाशाह के कार्यक्रम में संकट का समाधान दिखाई पड़ा। फलतः जर्मनी, स्पेन, रोमानिया में अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई। दूसरी तरफ इस आर्थिक संकट ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर भी प्रहार किया। वस्तुतः आर्थिक संकट, बेरोजगारी तथा सामाजिक असंतोष जैसी जटिल समस्याओं को सुलझाने में लोकतांत्रिक सरकारें विफल हो रही थी। फलतः जनता का इस शासन से मोह भंग होने लगा। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। इससे आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप मुक्त व्यापार की अवधारणा को चोट पहुंची। अब कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास के लिए राज्य संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। फलतः आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी राष्ट्र के प्रमुख रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम द्वारा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाया। राष्ट्र संघ पर चोट हुई। इससे राष्ट्र संघ के निर्माण का आधार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था, किंतु उग्र आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी आई। इससे राष्ट्र संघ में सामूहिक हितों की अवधारणा पर चोट पहुंची। वस्तुतः मंदी के कारण विभिन्न राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के लिए संकीर्ण नीति अपनाने लगे और अपने आयातों को प्रतिबंधित करने लगे। इससे देशों के बीच अविश्वास बढ़ा। फलतः राष्ट्र संघ की भावना को आघात पहुंचा। साम्यवादी विचारधारा की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। इससे वैश्विक आर्थिक मंदी से पूंजीवादी देशों की मुक्त व्यापार की अवधारणा कमजोर हुई। वस्तुतः पूंजीवादी देश ही मंदी के शिकार हुए, जबकि साम्यवादी देश सोवियत संघ मंदी से दुष्प्रभावित नहीं हुआ। इसी क्रम में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण की साम्यवादी विचारधारा को लोकप्रियता मिली। अब वैश्विक आर्थिक मंदी के हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये नोट्स है, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बारे में पूरा आप जानेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।